सिद्धार्थ जी हैं मेरे साथ और प्रेस क्लब में जो आज बैठक हुई उमर खालिद को लेकर के किताब भी उनके द्वारा जो लिखी गई तो पब्लिश की गई, तो आप लोग को क्या लग रहा है कि आने वाले दिनों में ये लड़ाई जो है वो किस ओर जाएगी, चूँकि एक लंबा वक्फा उनका जेल में गुजर। देखिए, एक लड़ाई तो कोर्ट कचहरी के इर्द गिर्द है, जहाँ पे ज़मानत का सवाल हाई कोर्ट ने खारिज किया, सुप्रीम कोर्ट ने खारिज किया, दोबारा वो हाई कोर्ट गए, अब दोबारा सुप्रीम कोर्ट जाने की कोशिश करेंगे। मुझे लगता है कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अब 1 साल के बाद इस सवाल पे दोबारा हम लोग कंसिडर करेंगे, तो हो सकता है कि कोर्ट उसी में अड़ा रहे। लेकिन एक इसके अलावा एक सियासी लड़ाई है, एक सोशल मॉरल लड़ाई है, वो लड़ाई जारी है। और उस लड़ाई का एक हिस्सा आज का इवेंट था, जहाँ पे एक सलाखों के पीछे रखा गया 6 साल से एक स्कॉलर ने एक शानदार किताब शाया किया है। उस पर हम लोगों ने आज चर्चा की, इसके किताब का जो रिसर्च है और आज के दौर में इसका सिग्निफिकेंस क्या है। तो मुझे लगता है कि ये लड़ाई कोर्ट ऑफ पब्लिक ओपिनियन में लोगों को ये बात समझाना कि सरकार अपने एक आलोचकों को चुप कराने के लिए जिस तरह से झूठे मुकदमे दर्ज करता है, जिस तरह से उनको जेल में डाल देता है, इस बात को समझना बहुत ज़रूरी है। और ये लड़ाई जो है, मुझे लगता है कि जेन ज़ी के प्रोटेस्ट के बाद, जंतर मंतर में जो प्रोटेस्ट चला, देश भर में अलग अलग शहरों में जो प्रोटेस्ट चला, मुझे लगता है कि जो नौजवान तबका है वो इस बात को पहचान रहा है कि ये सरकार जो है, जो आज तक हमको ये बता रहा है कि भाई उमर खालिद एक दहशतगर्द शख्स है, आतंकवादी है, और ऐसे तरह तरह के इल्ज़ाम उस पर लगा रहा था, लेकिन अब वही इल्ज़ाम हम पे लग रहा है क्योंकि हम प्रोटेस्ट कर रहे हैं। तो ये बात लोग समझ रहे हैं, इसीलिए मुझे लगता है कि ये लड़ाई पॉलिटिकल फ्रंट पे ये लड़ाई आगे बढ़ रहा है। एक सवाल मेरा ये है कि भले हम इस प्रांगण में उमर खालिद को लेकर के अपने जो है इजहार रख रहे हैं, लेकिन इस प्रांगण के बाहर जैसे हम निकलते हैं तो दायरा इतने सिमट क्यों जाता है, लोग खुल करके बोलना क्यों नहीं? देखिए, दायरा सिमट, सियासी आंदोलन जो है उसके अलग अलग पहलू होते हैं, अलग अलग सवालों पे लोग इकट्ठा होते हैं। ढांचा जो सिस्टम है आपका वो एक है, सत्ता आपका एक है। सत्ता जो है मैं किस तरह से बताऊं, जैसे जब किसानों ने अपना आंदोलन किया तो मोदी सरकार हिल गई। ज़रूरी नहीं था कि किसान अपने आंदोलन में सारे सवाल उठाएं कि भाई छात्रों के साथ क्या हो रहा है, उमर खालिद के साथ क्या हो रहा है, दलितों के साथ क्या हो रहा है। उन्होंने अपने इशू पे फोकस किया, डट के लड़ाई की और सरकार को घुटने टेकने पड़े। जंतर मंतर में जेन ज़ी ने महज सिर्फ और सिर्फ शिक्षा प्रणाली और इम्तिहान का जो सिस्टम था उसको उठाया और उनकी मांग ये थी कि भाई धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दो। और इस स्लोगन के इर्द गिर्द जो है हज़ारों की तादाद में लोग इकट्ठा हुए और सरकार को अपने घुटने टेकने पड़े। हो सकता है कि अगर इस आंदोलन को एक बहुत इसका दायरा बढ़ाने की अगर कोशिश की गई कि भाई छात्र इम्तिहान के अलावा इसमें हम किसानों के भी मुद्दे जोड़ दें, गाज़ा का मुद्दा जोड़ दें, उमर खालिद का मुद्दा जोड़, हो सकता है कि उतनी तादाद में शायद लोग इकट्ठा नहीं होते। तो इसका मतलब ये नहीं कि इस संघर्ष के चलते और सरकार के हार के चलते उमर खालिद को मदद नहीं मिली। मदद मिली है। आज मुझे लगता है कि जंतर मंतर के बाद तमाम लोगों को हौसला अफजाई मिली है जो अपने इश्यूज़ को लेके सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। वो देख रहे हैं कि हाँ, ये सरकार इतनी ताकतवर नहीं है जितना हम लोग समझ रहे थे। शिकस्त जो है, इसको मतलब ये शिकस्त भी खा सकती है अगर हम अपना ऑर्गेनाइजेशन मजबूत करें, अगर हम यूनाइटेड रहें। तो एक इंस्पिरेशन मुझे लगता है कि जो मिलता है इन मूवमेंट से, भले ही किसी एक मूवमेंट का दायरा छोटा हो, लेकिन छोटे छोटे दायरे वाले जो आंदोलन है, हो सकता है कि एक ना एक दिन ये सब मिल जाएंगे। मुझे लगता है कि इंतखाबात से पहले 2029 के चुनाव से पहले हो सकता है कि ये अलग अलग जो आंदोलन है ये मिल जाएंगे। सरकार का निजी रवैया भी क्या उमर खालिद के लिए एक बड़े जो है संघर्षशील लड़ाई की वजह बन रहा है? नहीं, मैं बात नहीं समझ रहा। सरकार का जो रवैया है उमर खालिद को लेकर के, जिस तरीके से 2016 की बात हुई, 2020 की बात हुई, तो क्या वो भी एक बड़ी वजह है क्योंकि सरकार को एक तरीके से दुश्मनी के तौर पर? देखिए, सरकार ने उमर खालिद को एक तरह से पब्लिक एनिमी नंबर 1 घोषित किया और तमाम जो बिग मीडिया है वो उसी तरह से उमर खालिद को पेंट करता है। और इसके चलते हम देख रहे हैं कि बहुत सारे मुकदमे भी दर्ज हो जाते हैं। जैसे
गोवा में कुछ छात्रों ने इशू उठाया, बम्बई के टिस में लोगों ने सिर्फ यही कहा कि इसको रिहा करो, और रिहा करने वाला स्लोगन को लेके जो है पुलिस ने उनके खिलाफ केस दर्ज कर दिया, उनको जमानत भी नहीं मिली। तो जाहिर है कि लोगों के दिलो दिमाग में खौफ पैदा हो जाता है कि भाई उमर खालिद की बात तो सही है, उसकी रिहाई होनी चाहिए, सरकार का केस झूठा है, लेकिन अगर मैं अपनी आवाज़ उठाऊंगा तो हो सकता है कि मुझ पर मुकदमा फाइल हो जाए, इसलिए मैं ज़्यादा बेहतर होगा कि मैं अभी चुपचाप बैठूं। तो ये खौफ जो है ये लोगों के दिलों से नहीं गया है, हो सकता है कि आने वाले दिनों में जाएगा। मुझे लगता है कि जंतर मंतर में जिन लड़कों लड़कियों ने मार खाई है, आंसू गैस, लाठी, पैलेट गन्स खाए हैं, वो खौफ उनके दिमाग से उतर गया है। लेकिन और जो लोग हैं, हो सकता है कि अभी भी वो लग रहा है कि नहीं, हम खतरे से अपने आप को नहीं बचा पाएंगे अगर हम इस इशू को उठाएंगे। तो वो इस मामले में किस तरह से हमारा गिरफ्तारियां हो रही हैं जी हाँ, और उसमें क्रिमिनल बैकग्राउंड के जो लोग हैं उनको गिरफ्तारी, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जब ये जंतर मंतर और छात्रों का आंदोलन चला, सरकार आसानी से इसको कुचल नहीं पाई, क्योंकि अभी तक जो सरकार का अनुभव रहा मैस मूवमेंट के साथ वो ये था कि भाई जैसे मोदी ने कहा कि इनको कपड़ों से पहचान लो, लेकिन यहाँ तो अब मुख्तलिफ कपड़े वाले लोग हैं। फिर किसानों के आंदोलन के टाइम में सरकार ने कहा कि ये तो खालिस्तानी है, लेकिन यहाँ तो पगधारी कम थे, बाकी और किस्म के लोग थे। अच्छा, अमित शाह हमेशा कहते हैं कि ये अर्बन नक्सल हैं, ये नक्सली हैं, लेकिन यहाँ पे तो हर किस्म के लोग यहाँ पे शामिल थे। तो जो एक क्या बोलते हैं वो लफ्ज़ जो बीजेपी वाले इस्तेमाल करते हैं, प्लेबुक, क्या नाम है ये, टूल किट, जिस टूल किट का मोदी शाह इस्तेमाल करते हैं कि भाई लेबल करो कि भाई ये मुसलमान है, ये अलगाववादी है, ये बच्चे पैदा करते हैं, ये कपड़े पहनते हैं, ये अर्बन माओइस्ट हैं, इनमें से कोई लेबल जो है वो जंतर मंतर के प्रदर्शनकारियों पे ये लोग थोप नहीं पाए। अब उसके बाद मतलब वहाँ पे शिकस्त खाने के बाद अपने सियासी पोजीशन को बचाने के लिए हम देख रहे हैं दिल्ली में भाजपा जो है जिस तरह से तस्वीरें, पता नहीं आपने उनका इंस्टाग्राम अकाउंट देखा है, मतलब चुन चुन के वो तस्वीर दिखा रहे हैं जहाँ पे कुछ औरतें बुर्का पहन के जंतर मंतर, ये बताने के लिए कि भाई ये तो मुसलमानों का प्रोटेस्ट था। कलकत्ते में जो है 20 बालक गिरफ्तार हुए, 20 में से 19 जो है वो मुसलमान थे, और इनका नाम जो है मीडिया चैनलों ने बड़े प्रसन्नता के साथ जो है अनाउंस किया कि भाई फलाना ताहिर, फलाना मोहम्मद। तो ये लोगों को डिवाइड करने की जो एक फितरत है, जो सियासत है बीजेपी का, वो तो चल रहा है, लेकिन मेरी नज़रों में ये सफल नहीं हो रहा है। लोग इस बात को समझ रहे हैं कि भाई आपने देखा होगा कि बहुत सारे लड़के लड़कियों ने जंतर मंतर में इस बात को उठाया कि जब भी सरकार बैकफुट में होता है तो ये हिंदू मुस्लिम शुरू कर देते हैं। तो ये समझ भी लोगों में आ चुका है। इसलिए मुझे लगता है कि 2014, 15, 16 में जिस तरह से फिरका परस्त एक इनका जो पॉलिटिक्स था, बड़ी आसानी से उसको इस्तेमाल करते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। आज के दौर में भी कहीं ना कहीं खायफ दिख रहे हैं। देखिए, मेन स्ट्रीम मीडिया तो पूरी तरह से एक्सपोज हो चुका है। आज जो है लोग अच्छी तरह से पहचान चुके हैं। हो सकता है कि कल तक सिर्फ आप और हम जैसे लोग इस हकीकत को जानते थे, लेकिन आज जो जेनजी के लोग हैं, जेनजी के पेरेंट्स हैं, उनके रिश्तेदार हैं, वो देख रहे हैं कि भाई बिग मीडिया तो झूठ बोल रहा है। तो बिग मीडिया जिस तरह से मोदी इस्तेमाल करते थे, बल्कि 2024 में ही ये फेल हो चुका था, क्योंकि 2024 में बिग मीडिया ने जम के भाजपा का जो है प्रचार किया, लेकिन बड़े चैनलों में छटनी चल रही है। नहीं, वो तो है ही, मतलब सरकार से पैसा ले रहे हैं और उसके बावजूद भी जो है उनका चैनल ठीक से नहीं चल रहा है, इतना जितना प्रॉफिट वो कमाना चाह रहे हैं नहीं कर रहे हैं। लेकिन मेन बात यह है कि जो प्रोपेगेंडा का स्रोत ये लोग बन चुके थे और 8-10 साल अच्छा इनका बिजनेस चला, मोदी को भी फायदा मिला, लेकिन 2024 में जिस तरह से मोदी के नंबर 303 से लेकर 240 तक घट गए, तमाम कोशिशों के बावजूद मीडिया के, इससे यही साबित होता है कि बिग मीडिया का दौर, बिग मीडिया का इन्फ्लुएंस ये भी खत्म हो चुका है।